हमारे स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अपने 4 मेहमानों के साथ, लेकिन 2 उसमें से बेहद खास हैं, रोहित शेखर और उज्ज्वला शर्मा जी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एनडी तिवारी जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्र में कई दफा मंत्री रहे और कई महकमों को उन्होंने संभाला है। एनडी तिवारी को 2 दिनों के भीतर अपना ब्लड सैंपल देना होगा, यह तय करने के लिए कि रोहित शेखर का दावा सही है या नहीं। रोहित लगातार ये लड़ाई पिछले 5 साल से लड़ते रहे हैं कि वो एनडी तिवारी के बेटे हैं और एनडी तिवारी लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 2 दिनों के भीतर ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए देना होगा। यानी कि 2 दिनों के भीतर अगर एनडी तिवारी ब्लड सैंपल नहीं देते हैं तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिर जबरदस्ती ब्लड सैंपल लिया जाएगा। यानी कि रोहित शेखर और एनडी तिवारी की लड़ाई उस मोड़ पर आ गई है जहां यह तय होना अब लगभग तय लग रहा है कि रोहित का दावा कितना सही है। उज्ज्वला जी, एक सवाल मैं आपसे पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आपके और एनडी तिवारी जी के बीच जो नजदीकियां बढ़ी, जो संबंध बने, वो कब बने और किन हालात में बने? अब ये तो मैंने पूरे अपने रिटन स्टेटमेंट में, शपथ पत्र में बहुत विस्तार से लिखा है कि किस तरह से संबंध बने, क्योंकि 1967-68 में जब मेरे पिता केंद्र में मंत्री बनकर आए तो तिवारी जी उस समय यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और इनका हमारे घर आना जाना धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और पहले तो ये मेरे पिता से मिलने के लिए आते थे, बाद में इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप भी हमारे साथ नेहरू युवक केंद्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय नेहरू केंद्र में और जो कांग्रेस की गतिविधियां उसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। और सहयोग करते करते इनका आना जाना आरंभ हो गया और इनकी तरफ से एक संबंध, एक घनिष्ठ संबंध, एक प्रगाढ़ संबंध बनाने का एक इन्होंने पहल की जी। और ये 7 वर्ष तक मुझे कन्विंस करते रहे कि आप अपनी फेल्ड मैरिज में हैं और इस तरह का एकाकी जीवन आप क्यों बिता रही हैं। मैं इनसे बार बार कहती थी कि मेरा एक पुत्र है और मैं अपना क्या कहते हैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसमें अपना जीवन लगा दूंगी। लेकिन उन्होंने आप दिल्ली में थी? जी हाँ, दिल्ली की बात है, सारी दिल्ली की ही बात है। तब तिवारी जी भी दिल्ली ही बार बार आते थे क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, पूरे भारत के स्तर पर थे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष होने के नाते। तो वहीं से हमारी नज़दीकियां बढ़ी। अब इसको तो बिल्कुल आप पिन पॉइंट करके डेट्स बता के तो नहीं बता सकते, लेकिन ये 1977 में ये प्रगाढ़ संबंध में परिणत हुए। इसकी परिणति जो है वो 1977 में हुई और 1979 में फरवरी में रोहित का जन्म हुआ। और तिवारी जी हमारे ऊपर इतने गलत आरोप लगाते हैं कि ये मेरी शक्ति के पीछे, अरे मेरे पिता तो खुद केंद्र में मंत्री रहे और जिस समय रोहित का जन्म हुआ है नारायण दत्त तिवारी उस समय राजनीतिक रूप से पैदल थे और मेरे पिता केंद्र में रक्षा मंत्री थे। तो यही मैं कहना चाह रही हूं कि इन्होंने हमेशा गुमराह करने की कोशिश की है, हमेशा झूठ बोलने की कोशिश की है, हर स्तर पर जलील करने की, बच्चे को हैरेस करने की, ह्यूमिलिएट करने की, उसको आघात पहुंचाने में इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक डिमोरलाइज करने में और हैरेस करने में, हम लोगों को, और ह्यूमिलिएट करने में, अपमानित करने में इस व्यक्ति ने परंपरा तो छोड़ी ही, इंसानियत भी छोड़ दी। 1979 में आप कह रही हैं कि रोहित का जन्म हुआ फरवरी में। रोहित के जन्म के बाद क्या तिवारी जी आपको ये लगातार भरोसा देते रहे कि वो रोहित को अपना लेंगे, अपना नाम देंगे, अपना पहचान देंगे, या सिर्फ उन्होंने कहा कि ठीक है इस रिश्ते को आप चलने दीजिए, रोहित जैसे हैं? नहीं, उन्होंने 1995 तक लगातार आश्वस्त किया कि मैं बिल्कुल लेने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको, आखिर मेरा बेटा है, आप क्यों नहीं विश्वास करती मुझ पर। और मेरी थोड़ी सी, मैं ये भी हमारा समझौता हो गया कि चलिए आप अडॉप्ट ही कर लीजिए जी। तो यहाँ तक भी बातें हुई। फिर इनकी पत्नी का देहांत हो गया 1993 में और उसके बाद 1994 में उनकी जो बरसी मनाई जाती है। मैंने कहा ठीक है, वो तो एक दिवंगत आत्मा के प्रति सबका सम्मान है, तो आप उसके बाद कहने लगे इसके बाद कर पाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, आप 1994 में कर लीजिए। 1994 चला गया। 1995 में जब मैंने आग्रह किया तो इन्होंने बिल्कुल संबंध अकस्मात तोड़ दिया, बिल्कुल इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। रोहित इस लड़ाई में, हालांकि 2008 आप कह रहे हैं कि 2008 में लड़ाई हमने इसलिए शुरू की कि हमें लग गया कि हमें वो अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो एक दूसरा फेज है। जब 2002 में
जी। दोबारा से एक जब ये मुख्यमंत्री बने तो रोहित उस समय बड़े हो चुके थे 25 वर्ष के, तो इन्होंने बड़े होने पर मुझसे आग्रह किया कि अब हो सकता है कि अब इस आयु में शायद कोई विजडम प्रिवेल कर जाए तिवारी जी पर, एक मुझे मौका दीजिए। अब तब तक तो आप मेरी तरफ से बात करते थे, अब मैं स्वयं जाके देखना चाहता हूँ। और इसको भी ये लगा, इसको भी भ्रमित किया तिवारी जी ने अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए कि कुछ दिन तक ये भ्रमित भी रहा। लेकिन जब 80वां जन्मदिन 2005 में उनका मनाया गया 18 अक्टूबर 2005 में, तब जिस तरह का व्यवहार उनका रहा कि भाई उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वो इसको एक तरफ ले गए कि नहीं, हाँ पब्लिक में मत आइए, आप चलिए उधर चल के केक काट लीजिए अकेले में वहां पर। तो तब ये समझ गया कि इस व्यक्ति का कोई इरादा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोलता है, ये झांसा देता है। और वहां से ये निर्भ्रम हो गया, डिसइल्यूजन्ड हो गया। और उसके बाद फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, मेरे माता पिता ने कोशिश की देहरादून आके। उसके बाद दिल्ली ये एयरपोर्ट पर गया उनसे एक बार समय लेने के लिए। वहां पर मेरी मदर ने उनसे कहा एयरपोर्ट पे कि तिवारी जी, जहां तक उज्ज्वला का और आपका सवाल है, ये आप दो एडल्ट्स हैं, लेकिन बच्चा पूर्णतया निरपराध है, उसको आप इस तरह से तिरस्कृत नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी तिवारी जी बिल्कुल अपने घमंड में, अपने एरोगेंस में, अपने अहंकार में एकदम बिल्कुल उपेक्षा करके आगे चलते बने। और उसके बाद फिर ये कोई रास्ता नहीं बचा, सब दरवाजे बंद हो गए। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि सब लोग पूछते हैं कि भाई इतना लेट क्यों गए। अरे भाई क्या करते, एकदम से चले जाते क्या? एकदम अपने घर की बात को एकदम समाज के सामने बिल्कुल नग्न रूप में रख दें क्या? ये तो तभी जब व्यक्ति चारों तरफ से मजबूर हो जाता है, उसके सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी व्यक्ति कानून की शरण लेता है। और ऐसी ही परिस्थिति में रोहित ने कानून की शरण ली। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल इस रिश्ते को मर्यादा के दायरे में, पर्दे के भीतर ही सुलझाने, समझाने और ठीक करने की कोशिश आपने बहुत की। जब ऐसा लग गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर आपने कोर्ट की शरण ली। रोहित ने ली। जी रोहित, आपको ये कब पता चला कि एनडी तिवारी आपके पिता हैं? 11 वर्ष की आयु। 11 वर्ष की आयु में। जी। उसके बाद से उनका लगाव, जुड़ाव आपने महसूस किया? उनका क्या था ये भगवान ही जानता है। अब आपको लगता है कि वो दरअसल फरेब था? ईश्वर जाने उनका क्या है। 2002 में जब मुख्यमंत्री हुए थे, उस दौरान जब आप गए, तो क्या आपको वाकई लगा कि इन्होंने आपको बरगलाया, फुसलाया? हाँ, 2002 में उनको बड़े सालों बाद कुर्सी मिली थी जी। तो शायद उन्होंने समझा होगा कि अगर ये विवाद खड़ा हो गया, अगर इस व्यक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने तो साफ कर दिया था कि देखिए इस तरह का जो अपमान है, मेरी मां तो सहती रही क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज में था, लेकिन मैं नहीं सहने वाला हूँ। तो उन्हें ये शायद ये लगा होगा कि भाई मेरी कुर्सी बची रहे 2007 तक, और उसके बाद आगे मुझे उनकी राष्ट्रपति तक बनने की जो थी वो तो सब दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति 2007 में बनना चाहते थे। इसलिए वो जुड़ाव, वो लगाव जो बचपन से आपको देते रहे वो भी आपको महसूस है, लेकिन अब आपको लगता है कि दरअसल वो एक फरेब नहीं था। वो फरेब तब भी लगता रहा जी। तो 2005 में ही मेरे संबंध विच्छेद हुए, तो 2007 तक मुख्यमंत्री रहे वो। 2000 पहले कमरे के अंदर अगर कोई व्यक्ति आपको अपने बेटे की तरह स्वीकार करे और कहे कि भाई तुम मेरे जैसे दिखते हो, तुम मेरे जैसे लगते हो, और कमरे के बाहर टोपी पहन के चल दे बाहर और देखे भी ना आपकी तरफ, तो आप क्या समझेंगे? इस पूरी लड़ाई में, जो अदालती लड़ाई आपने 5 साल की लड़ी है, कितने मोड़ ऐसे आए जब आपने अपने आप को जलील महसूस किया? नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा या उनके जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा जो जलील करने की जितनी कसर थी वो उन्होंने पूरी कर ली है। ये तो जब कोर्ट ने अंकुश लगाया उन पर, तब जाकर वो कहीं थमे। उन्होंने हर कोशिश की कि वो हमें जलील करें, और मुझे ही नहीं, जो है मेरी माँ को भी, अम्मा को भी जलील करने की पूरी तैयारी थी। वो तो जब वो खुद ही ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ कोई हादसा हुआ 2009 में, तब जाके कहीं वो लोग थमे, नहीं तो उनकी पूरी तैयारी थी हमें जलील करने की, और हमेशा आज तक जलील करते आए हैं, और उनके जलालत से मुझे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे शब्द जो अदालत में इस्तेमाल किए गए हों और आपको बहुत चुभे हों और बहुत मुझे नहीं चुभे, देखिए आपको, मैं ये कहता हूँ कि मेरे जैसा कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति हो आज से, तो कम से कम इस केस का एक लाभ तो हो। इस पूरे जो वाद हुआ है मेरे और नारायण दत्त तिवारी जी के बीच में, उसका एक सामाजिक कोई तो उसका लाभ हो, केवल दो लोगों का झगड़ा ना हो।
तो इसमें यह है कि एक 1872 का कानून है, भारतीय जो है हमारा साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, 112 धारा है उसकी, उसे आप पढ़ लें। उसमें शब्द लिखे हैं, ये विक्टोरिया के समय के हैं।